गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो क्लास में हम बैंकिंग के एक नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है एनपीए एंड केवाईसी नॉर्म्स। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये टॉपिक एनपीए एंड केवाईसी नॉर्म्स। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सबसे पहले आता है एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। इसके आगे लिखा हुआ है केवाईसी। मैं सबसे पहले आपको डिफाइन करने जा रहा हूं केवाईसी के बारे में, क्योंकि ये छोटा ही सा एक टर्मोलॉजी है। केवाईसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है केवाईसी का फुल फॉर्म। आप सबको मालूम होगा केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, राइट। देखिए केवाईसी फॉर्म जो पिछले 10 सालों से भारत में बहुत तेजी से हर एक सेक्टर में केवाईसी फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, आज हम किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इस फॉर्म को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, राइट। दिस इज कॉल्ड mandatory documents for all individuals and all corporates, all or business industries. So fulfill the form of KYC, know your customer. There is two type of KYC form, right? ये जो KYC फॉर्म है वो दो टाइप का बताया गया है। पहला है इंडिविजुअल। The first one is individual KYC form and the second one is non-individual KYC form, right? देखिए, एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म और दूसरा हो गया आपका नॉन इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म। जो इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म होगा वो तो मेल और फीमेल के लिए हो गया। किसी भी बैंक में हम सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन करेंगे जहां पे हमें इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म की नीड होगी, राइट। जैसे हमारा नाम, किसी भी पर्सन का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, उसके अलावा उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, उसकी एनुअल इनकम कितनी है, उसकी मोबाइल नंबर डिटेल्स, उसका ईमेल आईडी एड्रेस, ये सारी डिटेल उस केवाईसी फॉर्म पे मेंशन होती है। वो सर्विस क्लास पर्सन है या बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसकी एनुअल इनकम कितनी है, ये सभी चीजें उस केवाईसी फॉर्म पे हम मेंशन करते हैं, राइट। और इसके बाद इस केवाईसी फॉर्म के साथ जैसे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जैसे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, प्लस एक पासपोर्ट साइज की फोटो जिसपे क्रॉस साइन होते हैं और एक केवाईसी फॉर्म पे साइन होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम किसी भी इंडस्ट्री में जब जमा करेंगे, जैसे अगर हमें बैंक में अकाउंट ओपन कराना है तो अकाउंट ओपन करने के लिए, डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, या किसी भी अदर टाइप के जो बैंक अकाउंट्स, या अगर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हो तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तब जाके हम केवाईसी जैसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। इवन आज की डेट में जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, यहां पे भी हमें किसी ना किसी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स की नीड होगी, ताकि सामने वाला आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसके बारे में आपको जान सके। तो आज हर एक क्षेत्र में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है और ये पिछले कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। दूसरा जो नॉन इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म होता है, अगर किसी भी बिजनेस मैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड बैंक अकाउंट्स ओपन करना है, या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, या किसी की प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से या पार्टनरशिप फॉर्म से, या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो ऐसे बिजनेसमैन अपनी फर्म की केवाईसी की नीड को पूरा करते हैं, जिसमें कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम बोल सकते हैं, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म से तो पार्टनरशिप डीड हो गई, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गई तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स का सर्टिफिकेट्स हो गया। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं विथ आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, ये हमें फुलफिल करना है कहाँ पे, बैंक में, ठीक है ना।
सो दिस इज कॉल्ड नॉन इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म। ये भर के हम बैंक को ये जस्टिफाई करते हैं या सामने वाले को कि हम अपनी जगह सही है, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगली क्या है, अप्रूव्ड हैं। ठीक है, तो इस केस में आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन केस अगर कल को हमें बैंक से लोन लेना है अपने बिजनेस के लिए, या हमें बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड इशू कराना है, या सीसी लिमिट बनवानी है, या ओडी लिमिट बनवानी है, सो उस समय पे हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं केवाईसी फॉर्म, जो दो टाइप का होता है। पहला इंडिविजुअल जो मेल और फीमेल के लिए यूज होगा, दूसरा है नॉन इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म जो किसी कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल बिजनेसमैन के लिए यूज होगा। तो ये तो हो गया आपका केवाईसी से रिलेटेड। अब हम लोग आगे देखते हैं एनपीए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनपीए का फुल फॉर्म, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए एनपीए जो है ये जो कंडीशन है या ये जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं ये स्टार्ट होती है लोन के साथ। ठीक है, अगर हम एनपीए से पहले थोड़ा देख लें, लोन या एडवांस, या इसको हम लोग बोलते हैं एडवांसेस। जैसा कि मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में जब हम लोग डिपॉजिट्स पढ़ रहे थे तब उन लेक्चर्स में मैंने आपको डिफाइन किया था कि एडवांसेस जो है इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। एक होता है सीसी लिमिट, एक होता है ओडी लिमिट, और एक होता है क्रेडिट कार्ड लिमिट। राइट, सीसी, ओडी और सीसी, इन तीनों को मिला के बनता है आपका एडवांसेस, जो शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है। किसी भी बिजनेसमैन को अपने करंट अकाउंट पे उसे सीसी लिमिट, ओडी लिमिट या क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है, जिसे हम लोग एडवांसेस बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से बैंक के पास लोन होते हैं, जिन बैंकों के द्वारा बिजनेसमैन लोन लेते हैं, उन लोन की फॉर्मेलिटी को सामने वाले कस्टमर्स को पूरा करना होता है। ठीक है ना। सो देखिए, लोन जो है भारत में बैंकों के द्वारा दो टाइप से लोन दिए जाते हैं। अगर बात की जाए तो एक तो हो गया डायरेक्ट लोन, या इसे हम बोल सकते हैं रिटेल लोन। जी हां, ठीक है। पहला क्या हो गया, डायरेक्ट लोन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिटेल लोन। रिटेल लोन्स जो इंडिविजुअल को दिए जाते हैं उसे हम लोग रिटेल लोन बोलते हैं। दूसरा इसी कैटेगरी में आता है इनडायरेक्ट लोन। अब देखिए, जो डायरेक्ट लोन होता है वो तो किसी बैंक के द्वारा डायरेक्ट कस्टमर्स को दिया जाता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो रिटेल लोन में आपका, या इंडिविजुअल लोन या डायरेक्ट लोन में, जैसे एग्रीकल्चर लोन, जिसमें केसीसी आता है, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन। राइट, ये सारे जो आपके लोन हैं, एजुकेशन लोन इज ऑल्सो इंडिविजुअल लोन या डायरेक्ट लोन। अब देखिए, ये जितने भी लोन हैं ये डायरेक्ट किसी बैंक के द्वारा कस्टमर को दिए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिटेल लोन। एग्रीकल्चर लोन, केसीसी, या पर्सनल लोन, होम लोन, या कमर्शियल व्हीकल लोन, या एजुकेशन लोन। आया समझ में? ये ऐसे लोन हैं जिस लोन को देने के लिए बैंक किसी भी कस्टमर को अप्रोच कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट लोन, जो बैंक से कस्टमर, B2C, ठीक है, बैंक टू कस्टमर दिए जाते हैं। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट लोन। ये इनडायरेक्ट लोन जो होते हैं इनकी कंडीशंस अलग होती है, इनका टारगेट कस्टमर्स अलग होता है। इनडायरेक्ट लोन में अगर हम देखें सबसे पहले, तो ये लोन भी बैंक के द्वारा किसी कस्टमर्स को दिए जाते हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट लोन होते हैं वो किसी इंडिविजुअल, एक बैंक के द्वारा कई अलग अलग कस्टमर को दिए जा सकते हैं। बट जो इनडायरेक्ट लोन होते हैं उसको देने के लिए एक बैंक काफी नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ बैंक, जो लोन ग्रुप में बैंकों के द्वारा दिया जाता है उसे हम लोग कौन सा लोन बोलते हैं, इनडायरेक्ट लोन। ठीक है ना। इनडायरेक्ट लोन में पहली बात
जो लोन आता है इसमें सबसे पहले अगर हम नाम लेते हैं तो एक आता है सिंडिकेट लोन। सिंडिकेट लोन या इसी का दूसरा नाम है कंसोर्डियम लोन। राइट, सिंडिकेट लोन या कंसोर्डियम लोन बोलते हैं, ये बैंकों के द्वारा दिया जाता है और इस लोन के देने की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 200 करोड़ होती है। मतलब एक बार में 200 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है, लेकिन ये लोन एक बैंक के द्वारा नहीं दिया जा सकता, एक इंडिविजुअल बैंक के द्वारा। इस बैंक के इस लोन को देने के लिए कम से कम 4 से 5 बैंकों को आगे आना पड़ेगा। तो अकेला बैंक इस इतने बड़े लोन की रिस्क बेयर नहीं कर सकता, जिसके लिए ग्रुप में बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाएगा किसी कॉरपोरेट्स को। अब जाहिर सी बात है कि जब ये इतना बड़ा लोन दिया जाएगा तो वो किसी कॉरपोरेट या किसी मल्टीनेशनल कंपनीज को ही दिया जाएगा। सो ऐसे लोन के लिए जो प्रपोजल फॉर्म्स आते हैं किसी कॉरपोरेट्स बैंक के पास, कॉरपोरेट ग्रुप के द्वारा, जिसे बोला जाता है सिंडिकेट लोन या कंसोर्डियम लोन। इस लोन के जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल होता है। मिनिमम 5 इयर्स के लिए ये लोन दिया जाएगा किसी कॉरपोरेट्स को या मल्टीनेशनल कंपनीज को, और ये 5 साल या 5 साल से ऊपर के लिए दिया जाएगा। राइट, सो दिस इज कॉल्ड सिंडिकेट लोन या कंसोर्डियम लोन। तो क्लियर हुआ डायरेक्ट लोन और इनडायरेक्ट लोन क्या होते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से दिया जाता है। दूसरी चीज, एक लोन इसमें और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज लोन। ब्रिज लोन या इसे हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो ब्रिज लोन को हम जानते हैं स्विंग लोन के नाम से या इंटरिम फाइनेंस के नाम से। राइट, ब्रिज लोन या ब्रिज लोन या स्विंग लोन या इंटरिम फाइनेंस, ये नाम है। जो ब्रिज लोन होता है वो 1 साल के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, 1 साल के लिए किसी भी कस्टमर के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा अगर उसकी फाइनेंशियल जो नीड्स है पूरी नहीं हो पाती है तो वो अपने बिजनेस के लिए जो लोन लेता है बैंकों से, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज लोन, ये 1 साल के लिए ये लोन दिए जाते हैं। सो ब्रिज लोन, स्विंग लोन और इंटरिम फाइनेंस। देखिए, सबसे पहले आते हैं हर एक लोन का, जैसे अगर बात किया जाए कि बैंकों में जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग होते हैं। अगर पर्सनल लोन की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन होता है और वो अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए अनसिक्योर्ड क्यों होता है, क्योंकि उस लोन के वापस आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना, बैंकों में अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। एक लोन होता है अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन होते हैं जैसे होम लोन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन हो गया या फिर कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, ये सिक्योर्ड लोन होते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड है, ये किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये लोन लिए गए हैं सामने वाली पार्टी के द्वारा, बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, तो इसे हम लोग सिक्योर्ड लोन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई 2 व्हीलर खरीदनी है या हमें कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदनी है जिसकी जैसे हम लोग ने फाइनेंस किया, तो फाइनेंस पूरा करने के बाद उसके जब भी सारी इंस्टॉलमेंट्स हम ब्याज सहित सामने वाली बैंक या एनबीएफसी कंपनीज को पे कर देंगे तो उसके हमें ऑनरशिप मिल जाएगी। ठीक है, सो ये सिक्योर्ड लोन होते हैं जो बैंक के पूरे किए जाते हैं बैंक के द्वारा। अब आती है बात अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन उन बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं जो स्टैब्लिश बैंक होते हैं और स्टैब्लिश बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन ज्यादातर भारत में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, पुरानी या बहुत ही पुराने टाइम से बैंक चले आ रहे हैं, उन्हीं बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं कि वो रिस्क बियर कर सकें। और दूसरी चीज, अनसिक्योर्ड लोन उन्हीं स्टैब्लिश बिजनेसमैन को दिए जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, या उन बैंकों की जो बैलेंस शीट है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उन बैंकों को
अनसिक्योर्ड लोन दिए जाते हैं, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, राइट। अगर किसी स्टैब्लिश बिजनेसमैन को अपना कोई नया प्लांट या नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है और उसके पास जो रनिंग कैपिटल है वो नहीं है, सो उस रनिंग कैपिटल को वो कहां से रेज कर सकता है? बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से। सो बैंक जिस हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसे कॉर्पोरेट्स को या ऐसे किसी ग्रुप्स को लोन देगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, जो काफी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, लगभग 18 या 20% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओनली फॉर 3 years, राइट। 3 साल के अंदर आपको अपने रनिंग कैपिटल जो आपको मिल रही है बैंक से, उस कैपिटल से जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है वो इंटरेस्ट भी आपको बैंक को देना है, और आपको रनिंग कैपिटल भी पूरी करनी है, और आपको प्रॉफिट भी निकालना है। सो दिस इज द डिफिकल्ट टास्क, दिस इज द बिग टास्क ऑफ एवरी कॉर्पोरेट्स। सो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अभी क्लियर हुआ कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। अब आगे देखिए, हम लोग बात करें तो होम लोन या कमर्शियल व्हीकल लोन या एजुकेशन लोन, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर की आइडेंटिटी को देखते हुए सिक्योर्ड लोन में आते हैं, या डायरेक्ट लोन इसे हम लोग बोल सकते हैं। ये तो देखो लोन से रिलेटेड हो गई बातें। लोन इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये एनपीए का टॉपिक। लोन जो एनपीए ना, ये आता है बाद में, ठीक है। एनपीए की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले हम जान लें कि एनपीए जो है वो इसका मिनिमम जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितने दिनों का है। इसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है 90 डेज। किसी भी कस्टमर के द्वारा जो लिया गया लोन है बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, उस लोन की अगर पहली जो इंस्टॉलमेंट है ईएमआई, वो अगर हमने 90 डेज के तक नहीं पे की है बैंक को, तब बैंक हमें किस कैटेगरी में डाल देगा? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर है? ये जो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट होती है, जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन को अप्रूव होने के बाद उसकी जो ईएमआई है वो नेक्स्ट मंथ से ही चालू हो जाती है, राइट। अगर इस 3 महीने के दौरान आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट बैंक को नहीं दी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, तब आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हो, ठीक है, या आप एनपीए की कैटेगरी में आते हो। एनपीए हो गया आपका। तो इसी एनपीए को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स अलग होती हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए कि जब भी बैंक के कस्टमर्स का एनपीए होता है या बैंक का दिवालिया होता है, जैसे कई न्यूज़पेपर में हम लोग ने सुना है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र का है जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ। इसके अलावा पीएनबी है, या देश में जो बड़े बैंकिंग घोटाले हो रहे हैं, जो जिनकी सबसे बड़ी वजह है कि जो लोन पास किए गए बैंक के द्वारा उनकी रिकवरी समय पे पूरी नहीं हुई, जिसके द्वारा बैंक दिवालिया घोषित किए गए। तो बैंकों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए या लोन की रिकवरी को पूरा करने के लिए बैंकों ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है कौन? जो बैंकों की हेल्प करता है इस लोन की रिकवरी को पूरा करने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एनपीए में कंडीशंस क्या होती है। पहले मैं आपको एनपीए की कंडीशंस बता देता हूं कि जैसे एक होती है स्टैंडर्डाइज्ड एसेट्स या स्टैंडर्ड एसेट्स। ये जो स्टैंडर्ड एसेट्स होती है कि किसी भी कस्टमर के द्वारा बैंक से लिया हुआ लोन समय पे पूरा कर दिया जाए विथ इंटरेस्ट, विथ ईएमआई, ठीक है। ऐसे कस्टमर को हम लोग, ऐसे एसेट्स को बैंक की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एसेट्स। 100% एसेट रिकवर बाय बैंक, ठीक है ना। बैंकों के द्वारा जो भी ऐसे लोन दिए गए और उसकी पूरी ईएमआई विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को मिल जाए, तो बैंक की वो कौन सी एसेट्स होगी? 100% एसेट रिकवर बाय बैंक, स्टैंडर्ड एसेट्स। अब अगर हम बात करें सब स्टैंडर्ड एसेट्स,
सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो 10% एसेट नॉट रिकवर बाय बैंक। 10% एसेट नॉट रिकवर बाय बैंक, इसे हम लोग बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, अप टू, इसका ड्यूरेशन जो होता है अप टू 12 मंथ्स, 12 महीनों के दौरान जो लिया गया लोन है उसे अगर बैंक के कस्टमर के द्वारा 10%, 90% तो पे कर दिया है, लेकिन 10% अगर नहीं पे किया तो उस 10% न पे कर पाने की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, राइट, जिसमें समय भी निर्धारित है 12 महीने का। अगर बात की जाए सब स्टैंडर्ड एसेट्स के बाद डाउटफुल एसेट, अब यहां पे डाउटफुल स्टार्ट होता है बैंक को, डाउटफुल एसेट, %20 एसेट नॉट रिकवर बाय बैंक। 20% एसेट नॉट रिकवर बाय बैंक, ट्वेल्व मंथ्स above, up to 18 months, राइट। 12 महीने से ऊपर और 18 महीने के बीच में या अंतराल में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूरा पैसा बैंक को नहीं दिया गया ब्याज सहित, तब बैंक को डाउट होने लगता है, तो उसे बैंक किस स्टेज में डालता है, डाउटफुल एसेट्स में, राइट। तो डाउटफुल एसेट्स के समय बैंक आपको कॉल करता है, बार बार आपको मैसेजेस अलर्ट्स भेजेगा कि आप अपनी समय पे ईएमआई पे करिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो सीसी लिमिट या ओडी लिमिट से रिलेटेड हो, स्पेशली फॉर लोन के केस में अगर हम बोले तो, राइट। बार बार फोन आना चालू हो जाते हैं बैंक्स के कि आप समय पे पेमेंट करिए, अदरवाइज आपको आगे चल के लोन नहीं दिया जाएगा, डिफॉल्ट हो सकता है लोन। तो वो डिफॉल्ट की कंडीशन जो बनने लगती है वो डाउटफुल एसेट्स की कंडीशन में बनती है। सबसे जो पुअर स्टेज होती है किसी भी कस्टमर के लिए बैंक के लैंग्वेज में, उसे हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एसेट्स या लॉस फुल एसेट्स, राइट। लॉस ऑफ एसेट्स के केस में क्या होगा, 100% एसेट नॉट रिकवर बाय बैंक। किसी भी बैंक के द्वारा दिया गया जो लोन है, उस लोन की एक भी ईएमआई अगर बैंक को नहीं मिली, तब जाके वो कस्टमर किस में कन्वर्ट हो गया, एनपीए में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, 100% एसेट्स नॉट रिकवर बाय बैंक। अब क्या होता है कि देखिए, बैंक को जो भी लॉस हो रहा है पार्टी से, कस्टमर से, कॉर्पोरेट से, उन लॉसेस को बियर करने के लिए बैंक क्या करता है कि कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, राइट। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक की हेल्प करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया है, जिसमें हम नाम लेने जा रहे हैं सबसे पहले लोक अदालत का। देखिए, लोक अदालत, मैं ऊपर से लिखता हूं तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले लोक अदालत, लोक अदालत जो होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरिया में या जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट की जाती हैं। इन लोक अदालत के माध्यम से बैंकों के जो पेंडिंग लोन हैं, ड्यूज ऑफ एडवांसेस हैं, उनकी रिकवरी पूरी की जाती है। और ये ज़्यादातर संडे को ऐसे लोक अदालतें की बेंच जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से पूरी की जाती हैं।
उस संडे बैंक, सभी बैंकों के जितने भी क्रेडिट ऑफिसर्स हैं जो बैंकों में लोन पास करते हैं, लोन के डॉक्यूमेंटेशन की पूरी इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, बैंक के लीगल मैनेजर को बुलाया जाता है और बैंक के ब्रांच मैनेजर को। सामने वाली पार्टी आती है जिसने बैंक से लोन लिया है, ये दोनों पक्ष मौजूद होते हैं लोक अदालत के सामने, और इन दोनों पक्षों के तहत जो भी उचित रिजल्ट होगा वो उचित रिजल्ट दिया जाता है किसके द्वारा, लोक अदालत के द्वारा। तो लोक अदालत जो है इसमें मिनिमम अगर देखा जाए तो 10 लाख रुपए तक के जो लोक अदालत है वो कितने अमाउंट तक के जो लोन से रिलेटेड केस है वो उसको सॉल्व करती है। तो वो मिनिमम अमाउंट है 10 लाख रुपए, राइट, ये लिमिट है 10 लाख रुपए के केस की लोक अदालत के केस में। अब अगर हम बात करें तो लोक अदालत के बाद आता है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट 2002 में आया था सरफेसी एक्ट। आपने लोकल न्यूज़पेपर देखा ही होगा, जैसे पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ये न्यूज़पेपर जो होते हैं, इन न्यूज़पेपरों में आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक सरफेसी एक्ट। तीसरा या चौथा पेज होता है लोकल न्यूज़पेपर का, जिसमें लेफ्ट या राइट कॉलम में, राइट पेज में दिया होता है सरफेसी एक्ट, और ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है कि किस बैंक ने अपनी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कई सारे दिवालिया होने वाले के कगार पे जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं या जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, तो बैंक ने उनको डिफॉल्टर घोषित किया है, ठीक है ना। बैंक उनकी गुडविल को खराब करने के लिए एक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत उनकी सूची निकाला है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाला, ऐसे सभी बैंक करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, सभी बैंकों के द्वारा सरफेसी एक्ट में बैंक का नाम मेंशन होता है, और वो जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसकी ज्वाइंट अकाउंट है, उसका सिंगल अकाउंट है, उसका फर्म का नाम है, उसकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स है, जिस नाम से उसने बैंक अकाउंट ओपन किया है उन सभी के बारे में डिटेल लिखी होती है। पार्टनरशिप फॉर्म्स है तो पार्टनर्स के नाम लिखे होंगे, ठीक है, उन्होंने कितना लोन लिया था, उनके ऊपर कितना बकाया है, इस सारी इंफॉर्मेशन को वो लोग उसमें मेंशन करते हैं। वो रहते कहाँ पे हैं, उनकी फर्म का एड्रेस क्या है, उनके घर का एड्रेस क्या है, तो ऐसी सभी चीज़ों को उस डिटेल में मेंशन किया जाता है, जिसके लिए ये एक्ट होता है सरफेसी एक्ट 2002। अब उस सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत बैंक किसी भी कस्टमर की फाइनेंशियल गुडविल पे इफेक्ट डालता है, जिससे मार्केट में जो रेस्ट ऑफ बैंक्स हैं वो ये देखने से देखते हैं कि हम अगर हमारे पास ऐसा कोई लोन का प्रपोजल आता है तो हमें उसे एक्सेप्ट जल्दी नहीं करना है, जांच पड़ताल करके ही उसे लोन देना है, या उसे हमें लोन किसी भी हालत में नहीं देना, राइट। तो ये सरफेसी एक्ट बना है जिससे बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अवेयर होती हैं। सरफेसी एक्ट का सबसे पहले आता है फुल फॉर्म, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। देखिए, सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट enforcement of security interest, राइट, ये इसका फुल फॉर्म है। सरफेसी एक्ट जिसे हम जानते हैं किस नाम से, सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट enforcement of security interest, this is the सरफेसी एक्ट। ये जो सरफेसी एक्ट है जिसमें बैंक अपनी सारी डिटेल्स उस पार्टी को दी हुए लोन की मेंशन करता है जो उसने बैंक के साथ फ्रॉड किया है या डिफॉल्ट किया है, तो ये सरफेसी एक्ट है। ये जो सरफेसी एक्ट है ये मिनिमम 1 लाख रुपीस तक के जो केस है, पेंडिंग केस है, उनको सॉल्व करता है, ठीक है ना। मिनिमम अमाउंट उसका 1 लाख रुपए, 1 लाख से ऊपर के भी कर सकता है,
इसी तरीके से लोक अदालत जो मिनिमम 10 लाख रुपए से लोन के केसेस की सुनवाई करेगा। अब आगे अगर हम आते हैं तो लोक अदालत के बाद देखिए तीसरा ऑप्शन आता है बैंकों के बिहाफ में एआरसी। सबसे पहले आते हैं एआरसी का फुल फॉर्म क्या है। तो एआरसी का फुल फॉर्म है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।